हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। जी हाँ, और भूगोल यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है जिसका नाम है संसाधन और विकास। ठीक है बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, पहले वीडियो हमने पढ़ा था कि संसाधन होता क्या है, उसके प्रकार के बारे में, और इसमें हमको पढ़ना है संसाधन के विकास के बारे में और सतत पोषणीय विकास के बारे में। ये दोनों टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये है कि संसाधन तो आप समझ गए होंगे संसाधन क्या है, उसके प्रकार भी समझ लिए। फिर संसाधन के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, संसाधन के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब विकास की आवश्यकता बच्चों इसीलिए पड़ी क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं, वो सभी कैसे हैं, सीमित मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम है। यानी कुछ अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं, जैसे अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो समाप्त हो जाते हैं। तो अगर हम उन संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को वो संसाधन मिल ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए ये संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर कई संसाधन जैसे पेट्रोल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पेट्रोल ख़त्म तो होगा ही, साथ में प्रदूषण भी उत्पन्न हो रहा है उससे। ठीक है, वातावरण क्या है, प्रदूषित हो रहा है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें संसाधन के विकास की आवश्यकता पड़ी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है संसाधन मानव के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। संसाधन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये बात तो क्लियर ही है। बिना संसाधन के हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, वस्तुतः सभी संसाधन प्रकृति की देन है, लेकिन मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया। मनुष्य क्या कर रहा है, संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। यानी कि संसाधन की कई समस्याएं, जैसे कि वायु प्रदूषण मान लो, जल प्रदूषण मान लीजिए, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम डीजल जो है महंगा हो रहा है। वो महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम की कमी है, यानी कि ये एक सीमित मात्रा में और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ कम होती है तो उसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये कई समस्या उत्पन्न हो रही हैं। चलिए इन पॉइंट्स पे हम बात करें। तो पहला क्या है, कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधन का ह्रास। यानी कि कुछ व्यक्ति जो है, जैसे पैसे वाले लोग होते हैं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो क्या है, बहुत लालची होते हैं। वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि प्रकृति को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो सिर्फ अपने मतलब से रखते हैं। तो इससे भी क्या है, संसाधनों का ह्रास हो गया, संसाधनों का नाश हो गया। ह्रास का मतलब होता है बच्चों नाश हो जाना, समाप्त कर देना। ठीक है, उस या फिर कमी आ जाना। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे संसाधन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले वीडियो में कि जो संसाधन होता है वो डायरेक्टली संसाधन नहीं होता। अधिकतर संसाधन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट संसाधन नहीं होते, हमको उनको संसाधन बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए पेट्रोल डीजल है। अब पेट्रोल डीजल शुरुआत से संसाधन है कि, ठीक है, तो उसको हमको ज़मीन से निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो ज़मीन से निकालने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, और मशीनें किससे, फ्री में तो आती नहीं है, वो पैसे से आती हैं। ठीक है, तो क्या है, जो पैसे वाले लोग थे उनके हाथ में तो ये सभी संसाधन आ गए, लेकिन जो गरीब लोग थे उनको तो संसाधन मिले ही नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, इससे समाज में अमीर और गरीबी में बंट गए। यानी कि जो संसाधन जिनके पास थे, जिनके पास संसाधन थे, वो क्या है, पैसे कमाने लगे उनसे, और गरीब बेचारे क्या है, जिनके पास संसाधन नहीं तो उनको खरीदने लगे। तो क्या है, अमीर और गरीब बट गए। यानी कि कुछ लोग अमीर बन गए ज़्यादा, और कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बन गए। क्लियर सी बात समझ में आ गई। उसका तीसरा पॉइंट है बच्चों, संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से ओजोन में ग्लोबल वार्मिंग का प्रदूषण हो रहा है। यानी कि ओजोन छिद्र हो गया है संसाधनों का अधिक प्रयोग करने से। ठीक है, कुछ केमिकल्स प्रयोग किए जिससे क्या है, ओजोन छिद्र हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो गर्मी की समस्या, बर्फ जो है पिघल रही है, ठीक है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है प्रदूषण के कारण। तो ये सब समस्या आ रही हैं किसके, संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से। क्लियर बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको आपको हमेशा याद रखना है। और सतत पोषणीय विकास का मतलब पहले हम समझेंगे। ठीक है, सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मान के चलिए आपके पास आपके घर में संपत्ति है। ठीक है, आपके घर में 1 करोड़ रुपए है मान के चलिए। ठीक है, उस 1 करोड़ रुपए को आप ऐसा नहीं कि अपने ही अभी आप पूरे ख़त्म कर दो। ठीक है, लेकिन तो अगर आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी तो उनको कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो संसाधनों का भी यही हाल है। संसाधन का मतलब ये है कि पृथ्वी पर हर जीव का बराबर अधिकार है। ठीक है, अगर मनुष्य ही पूरे संसाधनों का उपयोग कर लेगा तो प्राणी जगत जैसे पेड़, पक्षी, पौधे, ये सब क्या हो जाएंगे, ठीक
ठीक है। इनको समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि देखो वनों की कटाई हो रही है, तो पक्षी बेचारे कहाँ पे रहेंगे, बिल्डिंगों में तो रहेंगे नहीं, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि संसाधन का ऐसा यूज़ किया जाए जिससे कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और पारिस्थितिक संतुलन जो हमारा पर्यावरण है वो भी प्रदूषित ना हो। कुछ इस तरीके से हमको क्या करना है, इस तरीके से हमको संसाधनों का प्रयोग करना है। इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का सिंपल सा मतलब ये है कि संसाधनों को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना। क्लियर। तो देखिए क्या है डेफिनेशन में, हम एक बार पढ़ लेते हैं कि भावी पीढ़ियों के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकता पूरा करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। यानी आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन आपको आगे आने वाली पीढ़ियों के हितों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि डीजल पेट्रोल पूरा अभी खत्म कर दो, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों सतत पोषणीय विकास। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया सतत पोषणीय विकास क्या है। एक बार और मैं इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं जिससे आप क्लियर, आपको याद हो जाए। तो क्या है, भावी पीढ़ियों के हितों को बिना हानि पहुंचाए या फिर बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकता को पूरा करना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। अब वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना सतत पोषणीय विकास का प्रमुख उद्देश्य है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के जो जीवन होगा वो कैसा होगा। अगर हम यहाँ पे इतना ग्लोबल वार्मिंग, इतना प्रदूषण कर देंगे कि बेचारे आगे आने वाला जो जीवन होगा वो क्या लोग जी नहीं पाएंगे। जैसे आप अभी देख रहे हो कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी जो गलतियाँ हैं उन्हीं के कारण ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जो नई नई बीमारियां जो जन्म ले रही हैं वो क्या है, इसी कारण हम संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, उनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उनसे क्या है जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनको नुकसान है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको। यह उन गतिविधियों को कम करता है जो प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर, वही बात है, आपको वही लिखना है। क्लियर सी बात समझ में आ गई आपको क्या होता है सतत पोषणीय विकास। अब बात करते हैं हम आगे सतत पोषणीय विकास को, ठीक है, के लिए क्या है, देश में संसाधनों को ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा अंधाधुंध। तो फिर क्या है, एक सम्मेलन रखा गया, ये रखा गया था रियो डी जेनेरो में। आपको याद रखना है, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये पहला सम्मेलन था जिसमें क्या था बच्चों, संसाधनों के उपयोग पर एक योजना बनाई गई थी कि संसाधन कोई भी अपने मन से कितना भी यूज़ नहीं करेगा, उसका एक नियम होगा कि आप इससे ज़्यादा संसाधन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि आपकी आवश्यकता है, मान के चलिए मुझे आवश्यकता है 1 लीटर पानी पीने की और मैं 50 लीटर पानी अपने साथ लेके घूम रहा हूँ, यानी ये तो गलत है ना, क्योंकि ऐसे 49 लोगों की प्यास मिट सकती है उस पानी से। तो इस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन नाम था इसका, और ये कब हुआ था 1992 में, और कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, देखो, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और रासायनिक सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए जून सन 1992 में, कब, जून सन 1992 में ब्राज़ील का ये जो शहर है वो कौन सा है, कौन से देश में पड़ता है बच्चों, ब्राज़ील में। तो आपको अगर बोलेंगे पहला जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील देश में हुआ था, ठीक है। और कौन से शहर में हुआ था, तो आपको याद रखना है रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। यानी कितने राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, 100 से अधिक, यानी कि बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया, क्योंकि सबको पता था कि अगर पृथ्वी नहीं रही तो फिर हम कैसे, ठीक है। तो संसाधनों का कम से कम सीमित मात्रा उपयोग करने के लिए ये वाला सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीकरण, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विकास और विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने क्या है कि हाँ, हम संसाधनों का नियमित एक सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इन सभी जो दस्तावेज थे उन पे क्या किए, हस्ताक्षर किए। क्लियर। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए गए। किस पे, एजेंडा 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे इसमें बात करेंगे एजेंडा 21 क्या होता है, ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई आपको। तो पहला जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो वो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। और कब हुआ था, 1992 में। कितने देशों ने भाग लिया था, तो 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। क्लियर। और एजेंडा 21 पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए थे इसी सम्मेलन में। क्लियर सी बात होगी। अब एजेंडा 21 क्या है ये समझ लेते हैं।
तो बच्चों एजेंडा 21 आपको पता है किस पे काम करता है, सतत पोषणीय विकास पे काम करता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है कि हम संसाधनों का ऐसे प्रयोग करेंगे कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो जीव जंतु हो उनको भी कोई समस्या ना हो, ठीक है, वातावरण भी प्रदूषित ना हो, कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, संसाधनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इस एजेंडा का मुख्य मुद्दा था सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही उपयोग। क्लियर बात समझ में आ गई। दूसरा क्या था, इस एजेंडा में समान हितों, पारस्परिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई है ताकि पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से मुक्त किया जा सके। यानी कि ये नहीं कि हम कौन सा भी संसाधन यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और कितनी भी कीमत में उसको बेचेंगे, ठीक है। तो ये सब पे क्या किया गया, इन सब पे हस्ताक्षर किए गए। इस एजेंडा का मतलब आपको समझ में आ गया। यानी कि पहला तो सतत पोषणीय विकास के आधार पर काम किया जाएगा। दूसरा, ऐसा नहीं संसाधन को कितनी भी ज़्यादा कीमत में बेचा जाए, नहीं तो लोग क्या है, गरीब लोग हैं, उसको खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है। और संसाधनों को अंधाधुंध प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, जिससे क्या है, वातावरण प्रदूषित हो जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है इसका बच्चों, तीसरा पॉइंट है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी कि हर जो क्षेत्र है, हर जो देश है, वो अपना एजेंडा अलग से तैयार करे, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी जलवायु के अनुसार। ऐसा हो कि वहाँ पे संसाधन बेचारों के पास है ही नहीं, ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ पे ऐसा नहीं, जैसे किसी देश के पास क्या संसाधन बहुत ज़्यादा है और किसी के पास कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होगा उस तरीके से, ठीक है, एजेंडा 21 तैयार किया जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आए, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों अब हम बात करने वाले यहाँ पे भू संसाधन के बारे में। अब भू संसाधन क्या होता है, देखो भू का मतलब होता है भूमि, भू का मतलब होता है भूमि, यानी कि हम इसमें बात करेंगे भूमि के बारे में। यानी भूमि एक संसाधन है, ये तो आपको पता ही है। भूमि से कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसे हमको अन्न मिलता है, हम रह भी कहाँ रहे हैं, भूमि पर रह रहे हैं, ठीक है। तो भूमि एक संसाधन, तो इसी के बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे कि भूमि संसाधन है वो किस प्रकार का संसाधन है। क्लियर। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें कि सभी जीव जंतु कहाँ रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। जितने भी जीव हैं वो किस पर, भूमि पर रहते हैं। मनुष्य अपने आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भूमि का उपयोग करता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप देखें कि जो लोग होते हैं, जो मनुष्य है, वो अधिकतर अपनी आर्थिक मतलब जो पैसे कमाने के जो उपकरण है वो कहाँ पे स्थापित करता है, भूमि पर करता है कि नहीं, ठीक है। और सामाजिक यानी कि रहने की व्यवस्था जो होती है वो भी किस पर होती है, भूमि पर, ठीक है। तो इसीलिए भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमि का मतलब समझ में आ गया। भूमि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मानव जीवन के लिए। मानव जीवन के लिए नहीं बोलेंगे हम, समस्त प्राणी जगत के लिए, ठीक है। क्योंकि भूमि के बिना, भूमि नहीं होगी तो भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं होगा तो मानव का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा है, एक प्राकृतिक, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, यह हमको प्रकृति से मिला है, ठीक है। भूमि जो है हमको कहाँ से मिली है, प्रकृति से मिली है, इसीलिए एक ऐसी संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे और हम बात करते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं, ये भूमि पर ही आधारित है। इसका मतलब ये है बच्चों, जितने भी ये प्राकृतिक वनस्पति जो हमको प्राप्त होते हैं वो कहाँ से, भूमि से प्राप्त होते हैं, ठीक है। वन्य जीव जो है वो रह रहे हैं, उनका जीवन जो है वो भी क्या है, भूमि पर ही आधारित है, ठीक है। और अगला यहाँ पे और बात करें हम, मानव जीवन, ठीक है, ये सभी जो है वो किस पर है, भूमि पर आधारित है। तो भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन लेकिन सीमित संसाधन। लेकिन भूमि कैसी, एक सीमित संसाधन है। आपने देखा होगा जो पृथ्वी पर जो जितनी भूमि है वो क्या है, एक सीमित है। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर लोग जनसंख्या जितनी बढ़ जाए, लेकिन जो भूमि है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो भूमि कैसा है कि सीमित संसाधन है। उसके बाद हम बात करते हैं और भूमि के बारे में। तो भूमि में क्या क्या आता है, तो भूमि के अंतर्गत बच्चों पर्वत आते हैं, पठार आते हैं और मैदान आते हैं। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप आते हैं। अब पर्वत की बात करें तो बच्चों देखिए, मैं बता दूं आपको कि भारत के कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके 43% भाग पर, ठीक है, कुल भू क्षेत्र के 43% भाग कैसे हैं, मैदान पे हैं। यानी कि वहाँ पर क्या है, कृषि और उद्योग विकसित के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि मैदानी क्षेत्र जहाँ पर कृषि की जा सकती है, उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। तो ऐसी भूमि कितनी है, 43% है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे, सेकंड है यहाँ पे 30% ऐसी भूमि है जो कैसी है, पर्वत वाली है। कैसी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है।
अब पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र किस में महत्वपूर्ण है, जो नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। जो जितनी भी जो नदियाँ बहती हैं वो कहाँ से बहती हैं, पर्वतों से बहती हैं, ठीक है, जो कि पर्यटन विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्लियर हुआ बच्चों। तो पहली बात क्या है, 43% भाग मैदानी क्षेत्रफल हैं जो कि कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र हैं जो कि नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। और लास्ट जो है वो है 27% भू क्षेत्र जो है बच्चों वो पठारी है। क्लियर। तो आपको 3 बातें याद रखनी है, मैदानी भाग कितना है 43% है, ठीक है, पर्वतीय भाग कितना है 30% और पठारी भाग कितना है 27%। अब पठारी भाग कौन सा है, जहाँ पे आपने देखा होगा खनिज प्राप्त होते हैं, जहाँ से हमको जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, वनों का अपार संचय, ठीक है, इन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पठारी भाग। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब भू उपयोग की बात करें हम, भू का उपयोग जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं लोग। तो वो जो भूमि का उपयोग जो है, देखिए सबसे पहले तो वन है भूमि क्षेत्र में, है कि नहीं वन। उसके बाद दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि कुछ भूमि है जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, यानी जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। उनके अंतर्गत क्या आता है, पहला तो बंजर भूमि। आपको पता है बंजर भूमि में कुछ कृषि नहीं की जा सकती क्योंकि वो अनुपजाऊ भूमि होती है, उसमें कोई उपजाऊपन नहीं होता, ठीक है। दूसरा है कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई, कृषि अयोग्य भूमि और बंजर भूमि। उसके बाद सेकेंड है इसी में कृषि अनुपलब्ध में गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, यानी कुछ भूमि ऐसी है जहाँ पे कृषि हो सकती है लेकिन उसको क्या है लोग कृषि नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ इस तरीके की जैसे इमारतें, घर बना रहे हैं, अपने सड़क बना रहे हैं, उद्योग बना रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ज़मीन इसमें चली जाती है। क्लियर बात समझ में आ गया आपको। कुछ भाग तो वनों में चला जाता है, कुछ भाग जो है बंजर होता है, और कुछ जो बंजर है भी नहीं, तो कुछ क्या है कृषि के अंतर अतिरिक्त जो जैसे कि सड़क बनाना, घर बनाना, इनमें यूज़ हो जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे प्रतिभूमि। अब प्रतिभूमि क्या होती है बच्चों, तो प्रतिभूमि वो होती है जहाँ पे क्या है कृषि नहीं की जा सकती, यानी कृषि तो होती है लेकिन लोगों ने वहाँ पे कृषि की ही नहीं है, ठीक है, तो उस टाइप की भूमि को हम क्या बोलते हैं प्रतिभूमि। अब प्रतिभूमि 2 प्रकार की, एक तो वर्तमान प्रतिभूमि और एक पुरानी प्रतिभूमि। अब वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब ये है बच्चों जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो, यानी कि लगभग 1 साल से कम समय में वहाँ पे अगर कोई खेती नहीं की गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे वर्तमान प्रति, यानी पहले की जा सकती हो लेकिन कुछ 1 साल से उसमें कृषि नहीं की है, ठीक है, वैसे ही वो ज़मीन पड़ी हुई है तो उसको हम बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। दूसरा है कुछ ऐसी खेती जहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी भूमि जहाँ पे क्या खेती कई सालों से की नहीं है, लगभग 5-6 साल से खेती की नहीं गई है, लगातार उसी तरीके से भूमि बेकार वैसी पड़ी हुई है, तो इस टाइप की भूमि को हम क्या बोलेंगे पुरानी प्रतिभूमि बोलेंगे। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो क्षेत्र बचता है उसको बोलते हैं बच्चों शुद्ध निबल कृषि क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे सिर्फ कृषि की जा सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी जहाँ पे हम गेहूँ की खेती भी कर रहे हैं, ठीक है, सरसों की खेती भी कर रहे हैं, धान की खेती भी कर रहे हैं, यानी एक साल में हम कई फसलें वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं शुद्ध कृषि क्षेत्र, यानी जहाँ पे कृषि हो रही है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में अगर हम बात करें भू उपयोग प्रारूप जो है वो क्या है, तो सबसे पहले भारत में भू उपयोग जो तत्व हैं वो क्या है, मानवीय कारक है, जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, तो इसके अनुसार भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे हम भारत के कुल क्षेत्रफल की और भूमि की बात कर लेते हैं। भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख किलोमीटर है, कितना है, यानी भारत में अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ पे भूमि है तो वो कितना है 32.8 लाख किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 33 लाख किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है, लेकिन इसके 93% भाग के भू उपयोग के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। 93% भाग के 7% के क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ भाग जो है जैसे आपको पता है कुछ भाग हमारा कहाँ है, चीन ने ले लिया है, और कुछ क्या है पाकिस्तान के अंडर में, तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमारे अंडर में नहीं है, तो इसीलिए उसके आंकड़े भी हमारे पास नहीं है कि वहाँ पे कृषि उसको हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास जो भी क्षेत्रफल है उसका हम सिर्फ 93% भाग ही हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्यों इस जो क्षेत्र है उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या कारण है। देखो पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी असम के बाहर तो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, वहाँ पे असम के बारे में तो है, लेकिन कई जैसे तिब्बत का जो क्षेत्र है उसमें अधिकतर, अरुणाचल का जो क्षेत्र है कुछ
कहीं ना कहीं उसमें से कुछ भाग जो है वो चीन कब्जे में लिए हुए, इसीलिए इन क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, आपको पता है जो POK का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे भी वहाँ के जो आंकड़े हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ना ही हम उसको उपयोग कर पा रहे हैं। क्लियर। तो हमारे पास अगर टोटल भूमि है तो उसका 93% भाग ही हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बकाया 7% भाग इस तरीके से हम यूज़ ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ हमारे नक्शे में है, लेकिन हम उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि का उपयोग सर्वेक्षण में नहीं हुआ, ठीक है, तो ये है। अगली बात करते हैं, जैसे भारत के सूचित क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर ही खेती होती है। यानी कि जो हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके जो टोटली जो भूमि है, जैसे 100% हो गई, जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें, ठीक है, 93% का 100% हो गया, और उनके सिर्फ 54% भाग पर ही कृषि पाई जाती है, कृषि कर सकते हैं हम, ठीक है। बकाया का जो, ठीक है, 56% जो हिस्सा है उस पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं अगला, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। पंजाब में क्या है, अधिकतर क्षेत्र जो है वो क्या है, कृषि क्षेत्र है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में सिर्फ 10% से भी कम कृषि की जाती है। यानी कि जहाँ पर हम बात करें कि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में कृषि की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर 10% से भी कम क्षेत्र है जहाँ पर कृषि की जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, भूमि की असमानता है, कृषि योग्य भूमि की हमारे देश में क्या है, बहुत जगह असमानता है। तो ये क्लियर आपको बात समझ में आ गई। अब आप बात करेंगे हम संसाधन नियोजन की। अब संसाधन नियोजन की बात करें बच्चों, तो संसाधन नियोजन का मतलब ये है कि संसाधन का नियोजन, यानी कि हम उसे बचाएं कैसे, उसको योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग कैसे करें, ठीक है। तो ये है इसमें। तो क्या है, पृथ्वी पर कई संसाधन ऐसे हैं जिनका मनुष्य कितना भी उपयोग क्यों ना करे वे कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। पृथ्वी पर आपने देखा होगा कई संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा ले लीजिए, सूर्य यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा कभी समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। पानी कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसी सीमित मात्रा में, कुछ संसाधन सीमित मात्रा में जिनका अत्यधिक उपयोग करने पर उनके समाप्त होने का संकट बना रहता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी संसाधन है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उपयोग करेंगे तो उनके समाप्त होने का भी संकट हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए पेट्रोलियम, ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है। कोयला, जितने भी खनिज हैं, खनिज कितने निकाल सकते हैं हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा निकाल लेंगे तो बहुत जल्दी ये समाप्ति भी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो बनने की जो प्रोसेस है बहुत लंबी है, लाखों साल में ये बनते हैं। अगर हम उनको एक शताब्दी में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे तो फिर क्या होगा, संसाधन के संकट उत्पन्न होगा कि नहीं, सामने संसाधन की समस्या उत्पन्न होगी। तो इसीलिए हमें संसाधन का नियोजन आवश्यक है। क्लियर बात समझ में आ गई, संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। क्लियर, संसाधन नियोजन क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। यानी संसाधन का हम विवेकपूर्ण का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि ऐसे नहीं कि संसाधन को कितना भी हमको जरूरत, मैंने पहले भी आपको बताया कि संसाधन, अगर मुझे 1 लीटर पानी की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ 1 लीटर पानी यूज़ करूँगा। यहाँ पे अगर मेरे पास 50 लीटर पानी, अगर मुझे 1 लीटर की ज़रूरत है और मैं 50 लीटर पानी अपने पास रखे हूँ, तो यानी कि ये मैं उसको पानी का नियोजन नहीं कर रहा। नियोजन का मतलब समझ में आ गया आपको। नियोजन का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी संसाधन को एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये वर्तमान समय में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करते ही नहीं है। देखो, पैसा भी आ जाए तो भी हम इसी तरीके से उड़ाते हैं, कई लोग उड़ाते हैं कि नहीं, और कई लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो जो अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं पैसे का, तो बच्चों उनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं, जीवन जीती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को जल्दी खर्च कर देते हैं, तो फिर क्या है, आगे उनकी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनके लिए संकट उत्पन्न होता है, या फिर उनको ही गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसमें संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। यानी कि कहीं ना कहीं सतत पोषणीय विकास की बात हो रही है ये, ठीक है। सतत पोषणीय विकास हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो संसाधन का नियोजन डेफिनेटली है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन की बात करेंगे, ठीक है। भारत में संसाधन का नियोजन किस तरीके से किया जाएगा। देखो, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके प्रमुख बिंदु निम्न है। पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करना। पहले तो क्या है, संसाधन की पहचान करना और उनकी तालिका बनाना, ये पहला काम है। इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना,
संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना शामिल है। पहले संसाधन को हम देखेंगे, पहले क्या करेंगे, पूरे देश का सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, चेक करेंगे किस क्षेत्र में संसाधन ज़्यादा है और किस क्षेत्र में संसाधन कम है, ठीक है। और देखेंगे संसाधन जो है वो किस प्रकार के हैं, तो सबको एक सिस्टम तैयार कर देंगे जिससे क्या हमको पूरी जानकारी हो जाएगी। देखो, अगर हमको यही नहीं पता कि हमारे पास कितना धन है तो हम खर्च करते रहेंगे, हमको पता ही नहीं है, कोई हमारे पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमको उसका नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा हमें कि हमारे पास कितना संसाधन है, यानी कि कौन से कोयला हमारे पास कितना है, लोहा हमारे पास कितना है, पेट्रोलियम कितना है, तभी तो हम उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट तैयार करना, ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरे पॉइंट की बात करें हम, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, दूसरा पॉइंट है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी कौशल संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी कि नए संसाधन को विकसित करने के लिए क्या है, नई नई प्रौद्योगिकी लाना, लोगों को उसके बारे में समझाना, ठीक है, नई नई कंपनियां स्थापित करना, ये सब कुछ, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे संसाधन विकास योजना व राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, ठीक है, यानी कि जो राष्ट्र की जो विकास योजना है और संसाधन दोनों का क्या है, दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन कर देना, ठीक है, समन्वय, क्योंकि समन्वय नहीं होगा तो क्लियर उनको समझ भी नहीं आएगा और संसाधन क्या है ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करके संसाधनों को नियोजित संरक्षित किया जा सकता है। संसाधनों का संरक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। अब संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ये है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। संसाधन का हमको ऐसे उपयोग करना चाहिए, जैसे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डीजल पेट्रोल यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है धुआं निकलेगा और धुएं से क्या होगा, वायु प्रदूषित होती है और वायु प्रदूषण होगा तो हमारा जो पर्यावरण है वो हमारे रहने लायक नहीं रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा, संसाधन हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हम ही उसको खर्च कर दें, बिल्कुल कुछ बचे ही ना, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। 2 पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी पर उपस्थित कई संसाधनों का भंडार सीमित है, यानी कि जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, ठीक है, तो हमें क्या है इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। चौथा पॉइंट है देश के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक। अगर हम हमारे देश को आर्थिक रूप से यानी पैसे में अगर समृद्ध बनाना है तो हमें संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो पेट्रोल डीजल है, कोयला, ये जो लोहा जो सब खत्म हो जाएगा और हम क्या है फिर दूसरे देश से हमको लोहा मंगाना पड़ेगा, तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी बच्चों, कमजोर हो जाएगी। क्लियर, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और गांधी जी ने इसके बारे में संसाधन संरक्षण के बारे में जो बात बोली है वो मैं आपको बता देता हूँ। गांधी जी ने बोला है हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन है वो पर्याप्त है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी और से मांगना पड़ेगा, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी कि अगर कोई लालची इंसान है और वो चाहे कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि लालच अगर हुआ तो सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर लालच आ गया तो कहीं ना कहीं वो आपके विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो कभी भी हमको लालच नहीं करना है, तो संसाधन में भी हमको लालच नहीं करना, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। क्लियर बात हो गई। यानी कि अगर आप चाहते हो कि सर्वाइव करना है तो आप सर्वाइव आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का यूज़ करेंगे तो किसी न किसी दिन वो समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में की गई थी, और वो कहाँ पे किसने की थी, क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में कि मृदा क्या होती है और मृदा कितने प्रकार की होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।